नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ करने वाले हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है क्लास 6 साइंस की, उसका आज ये लास्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइन में कुछ न कुछ आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। और जो भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का सबसे बेसिक चैप्टर होता है, सोलर सिस्टम। ये उसके बारे में है और बहुत सारी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपने अभी तक नॉर्मल बुक्स में भी नहीं पढ़ी होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने बेस को अच्छा करने के लिए आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए मेरे साथ। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, फिर आज इस बुक को, क्लास 6 की जो बुक है उसको एंड करेंगे। ठीक है, हमारी चलो हम शुरुआत कर देते हैं। बियॉन्ड अर्थ। बियॉन्ड अर्थ का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई जो हमने अभी तक जितनी भी बात करी है वो हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके बारे में बात करी है। लेकिन उसके बाहर क्या है, अब आज उसके बारे में बात करेंगे। जैसे नुब्रा, नुब्रा वैली बहुत अच्छी जगह है आपकी, कहाँ है, लद्दाख में। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो नुब्रा वैली कभी आ जाए तो पता होना चाहिए कि कहाँ है, लद्दाख में। तो इस चैप्टर को कैसे बिल्डअप किया गया, कैसे इंट्रोडक्शन है इसका, कि भाई अगर आप किसी क्लाउडलेस जगह में हैं, जहाँ पे बहुत कम पोल्यूशन है, कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से नाइट स्काई में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उस आसमान में क्या है। तो बहुत सारे लोग तो स्टार गेजिंग करने के लिए लद्दाख में जाते हैं स्पेशली। तो ये एक लद्दाख का एक व्यू है जहाँ पे ये बंदा खड़ा है रात को अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में, वहाँ पे स्टार गेजिंग कर रहा है। तो वहाँ पे उनको ये बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऐसे रात को, ये आगे भी पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब नुब्रा वैली में क्या है कि पहले मतलब जैसे ये बताया गया है कि पहले लोगों को पता नहीं था कि भाई कैसे डायरेक्शन होती है। अब तो जैसे कंपासेस वगैरह हैं, पहले क्या था, रात के अंधेरे में भी डायरेक्शन का कैसे पता लगाया जाता था। आपके जो सितारे हैं, तारे हैं जो अंधेरे में, उनकी जो लोकेशन है, उनकी पोजीशंस हैं, उनको देख के डायरेक्शंस का पता लगाया जाता था। ठीक। लेकिन आजकल तो कंपासेस आ गए हैं, मैग्नेटिक और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपास आ गए, फ़ोन में भी हमारे कंपास है। तो इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। तो स्टार तो आपको पता ही है, तारों के बारे में बात होती है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? देखो, पहले तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे हम आगे प्लेनेट की बात करेंगे तो प्लेनेट का खुद का कोई रोशनी नहीं होती, कोई लाइट नहीं होती, बट स्टार्स की होती है। तो स्टार के सब होने की सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि उसकी खुद की लाइट होती है। पहले क्या होता था भाई, पुराने लोग जैसे टाइम पास करने के लिए, अभी आजकल तो टीवी है, मोबाइल है और बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पहले इतने साधन नहीं होते थे। वो रात को बाहर सोते थे, खुले में सोते थे और रात भर आपके स्टार गेजिंग करते थे और वो उनका बेस्ट टाइम पास होता था। बहुत अच्छा लगता था उनको। आजकल तो हम देखना ही भूल गए और हमारे पोल्यूशन वगैरह की वजह से, लाइट पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीज़ें हम नहीं देख पाते और हम एक्चुअल में बहुत कुछ खो रहे हैं उन चीज़ों को ना देख के। ठीक। रही बात नेविगेशन की, लैंड और सी पे भी नेविगेशन आपके स्टार्स की पोजीशन को देख के ही किया जाता था। अब बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन की। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है कि जब बहुत सारे स्टार्स मिलके कोई पैटर्न बनाते हैं या फिर किसी एक ग्रुप में स्टार्स होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के कॉन्स्टिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। तो जो हमारे स्पेस के बारे में बहुत जो आपकी स्टडीज हैं उनको प्रामाणिकता देना है, ठीक है, वो सारी चीज़ कौन करता है, IAU। और उनके अकॉर्डिंग 88 कॉन्स्टिलेशन आपके लिस्टेड हैं ऑफिशियली। और उनको जो अपना स्पेस है, स्काई है, उसको 88 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करा गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिलेशंस। ओके, अब आगे बात करते हैं। जैसे अब कॉन्स्टिलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे हमें 3 कॉन्स्टिलेशन है आपको देखने को मिलेंगे। 3 कॉन्स्टिलेशन कौन कौन से, जैसे ये ओरियन है, ये टाउरस है और ये कैनिस मेजर है। और कॉन्स्टिलेशन बनता कैसे, एक डिफरेंट डिफरेंट शेप, जैसे पैटर्न है वो बनते हैं। यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ ये मैं बताऊंगा अभी पीछे क्या एक्सप्लेन करा गया कि ये पैटर्न है और एक ये पैटर्न है। ठीक, 3 पैटर्न है। ये बताया गया कि ये एक शिकारी है, हंटर है। यहाँ पे देख रहे हैं ये बेल्ट भी है इसके पास ये। तो ये
आगे बुल के पीछे पड़ा हुआ, ये बुल है, ये वाइल्ड बुल है, बुल के पीछे पड़ा हुआ है, और साथ में उसके क्या है, एक डॉग भी है, ये कुत्ता बना हुआ है यहाँ पे। तो ये एक पैटर्न दिमाग में किसी ने मतलब पुराने टाइम में सोचा होगा, तो इस तरह का पैटर्न एक बनाया गया है। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे क्लियरली ये जो भी लाइंस हैं ये एक्चुअल में आपको स्काई में देखने को नहीं मिलेगी। अभी हमने जैसे कॉन्स्टलेशन की बात करी डिफरेंट रीजन्स की, तो वो एक अपने जो इमेजिनरी लाइन है वो बना के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स यहाँ बताए गए हैं। एक्चुअल में नाइट स्काई में सिर्फ ये स्टार्स दिखते हैं, यहाँ पे पैटर्न करके बताया गया है कि भाई ये इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे सीरियस है, ये सीरियस कौन से कॉन्स्टलेशन में है, कैनिस मेजर में है। बाकी और अपने यहाँ पे हिंदी इंडियन एस्ट्रोनॉमी में बात करी गई है, नक्षत्र बोलते हैं इनको, जो स्टार्स हैं या उनके ग्रुप ऑफ स्टार्स को नक्षत्र बोलते हैं। उसके बिहाफ पे आपके बारे में बताया जाता है कि आपके कैसे क्या होगा, वो एस्ट्रोलॉजी होता है, नक्षत्र के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे बताया गया जैसे एक आर्दर है, ये आर्दर कहाँ पे है, ये इंग्लिश में बेटलगीज करके बोलते हैं, ये वाला स्टार है, इसको बोला गया है किसमें, ये ओरियन में है। कृत्तिका है, कृत्तिका कहाँ है, यहाँ पे ये अलग से है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक, और एक है अल्डीबरन, ये रोहिणी करके है। ठीक, ये आपको तरस वाले में मिलेगा स्टार। तो ये अलग अलग है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा डीप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, पोल स्टार के बारे में आप डेफिनेटली याद रखें। पोल स्टार है कहाँ पे, पोल स्टार की भी बात करते हैं। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक बिग डिपर है, एक लिटिल डिपर है। डिपर क्या होता है, देखो जैसे मान लो एक कप है हमारा, ये एक कप है, ये यहाँ पे डुबोने के लिए चाय का एक डिपर है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, एक चम्मच सी ऐसी बनी हुई है। तो ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे करके ऐसे कुछ बना हुआ है, तो ये एक तरह से डिपर का साइज का है। तो इसको बोलते हैं लिटिल डिपर और इसको बोलते हैं बिग डिपर। ठीक, डिपर समझ गए होगे, वो मतलब ऐसे जिसमें गहराई होती है वैसी एक चम्मच है। लेकिन सबसे पहली बात, जो पोल स्टार है वो किस में है, लिटिल डिपर में। और पोल स्टार बहुत ज़्यादा चमकता है अंधेरी रात में, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा। और एक्चुअल में जो नाम है, जो बिग डिपर कॉन्स्टिलेशन किस कॉन्स्टिलेशन में है वो आपको बता दूं, वो है उर्सा मेजर में, और ये है उर्सा माइनर। ठीक है, ये उर्सा मेजर है, ये उर्सा माइनर है। हिंदी में इसको जैसे जो बिग डिपर है उसको बोला जाता है सप्तऋषि, सप्तऋषि। आपने सुना भी होगा अपने बड़े बूढ़ों से कि भाई सप्तऋषि आपको अंधेरे में दिखाई देता है, और उसकी एक पहचान भी होती है। अगर आप इसको भूल जाएं, ये लाइन है एक, ये लाइन को मैं मिटा दिया, तो आपको 7 तारे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखाई देंगे। मैं भी जैसे बचपन में जब छोटा बाहर ऐसे सोते थे, तब रात को देखते थे, तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तारे नज़र आते थे, जैसे गाँव में थे। तो आपको ये क्वेश्चन जैसे हमें बताया जाता था, पापा और उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन मार्क जहाँ भी देखे वो सप्तऋषि है। क्वेश्चन मार्क मतलब आप देखेंगे बस ये वाला जो पोजीशन है इस जो आपके स्टार की, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर ये यहाँ होती तो बिल्कुल एक प्रॉपर क्वेश्चन मार्क बन जाता, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है। बट हमें पता था कि इस तरह की अगर एक फॉर्मेशन है तो वो एक क्या है, सप्तऋषि है। ठीक, और जो ध्रुव तारा है, इसको हिंदी में पोल स्टार को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा, वो आपका क्या है, लिटिल डिपर में, उर्सा माइनर में है। तो ये मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको बताई है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को मिस मत करना। टाइम लग सकता है लेकिन लगे रहने देना। अच्छा, अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग तरीके से जाना जाता है। जैसे एक कहावत ये है कि भाई जो ये है, ये खाट है, ये चारपाई है, ये यहाँ पे एक चारपाई है ये, और पीछे 3 क्या है, चोर लगे हुए हैं। एक ये कहानी है। दूसरी क्या है, फिशरमैन कोंकण कोस्ट जो गोवा के आसपास के हैं, उसमें बताया गया है कि भाई 3 जो ये हैं ये नेक हैं, बाकी ये बोट है, और ये इसके पीछे बोट की नेक है। तो मतलब इस अलग अलग तरह की आपको कहानियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब हम बात करते हैं नाइट स्काई वॉचिंग। बहुत ऐसे हमें आजकल नॉर्मल लगता है, क्योंकि हमारे सिटीज़ में हमें अच्छे से रात को नाइट स्काई दिखता नहीं है, तो हमें कोई फैसिनेटिंग नहीं लगता। लेकिन जो लोग स्पेशली इस चीज़ के मतलब शौकीन हैं, और आपको अलग अलग जगह पे जैसे हिमाचल में कहीं जगह हो गई या लद्दाख में हो गई, वहाँ जाके देखना पसंद करते हैं, आप उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस जानिए, और आपका भी मन करेगा कि हम वहाँ जाके स्टार गेजिंग करें। ठीक, अब हम जानते हैं आगे कि भाई किसी कॉन्स्टलेशन में या स्टार में हमारी चॉइस से हम लोकेशन वो कर सकते हैं,
भाई कहीं भी कोई भी स्टार हम देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि जो पोल स्टार है, जो ये पोल स्टार है वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही दिखेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखेगा। ऐसे ही और अलग अलग आपके स्टार्स हैं जो आपके अलग अलग लोकेशन से ही दिखते हैं, बट हर जगह से नहीं दिखते। ठीक है, अभी मैंने बताया ना पोल स्टार कहाँ है, पोल स्टार थोड़ा नॉर्दर्न साइड में है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही दिखता है, साउदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखता है। अच्छा, अगर आपको मतलब आप एक्चुअल में तो नहीं देख पा रहे हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, जैसे कि हमारे बुक का नाम है, तो आप स्काई मैप करके या फिर स्टेलेरियम करके एक ऐप हैं, उन दोनों में इसका यूज़ करके आप देख सकते हैं मैप के बारे में, नाइट स्काई का या स्काई का मैप आप देख सकते हैं। ये लोग स्पेशली नाइट स्काई वॉचिंग करने के लिए आए हैं। कहाँ पे? लद्दाख में आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लियर एनवायरनमेंट है, साफ है, और आपको बहुत अच्छे से ये सब देखने को मिलेगा। अब हम इतनी सारी बात कर ली, हमने स्काई की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। और सोलर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इवन सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? वो है हमारा सन। सन की वजह से ही सिस्टम का नाम पड़ा है सोलर। जैसे सोलर एनर्जी की बात है, सोलर पैनल है, वो क्या कहाँ से नाम आया उसका? सन से ही आया है। ठीक, तो सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सन की बात सबसे पहले करना जरूरी है। सन क्या है? सूर्य क्या है? वो एक तारा है। सन इज ए स्टार। और कोई भी आपसे ये पूछे, कई बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अगर कोई भी ये पूछता है ना कि अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है वो कौन सा है, बहुत सारे बोलेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। अरे भाई, सबसे क्लोजेस्ट स्टार पूछा है वो आपका सन है, ना कि प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सन के बाद या फिर सोलर सिस्टम के सबसे करीब कौन सा स्टार वो है, नेक्स्ट स्टार, तो आप बोल सकते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अर्थ के अगर सबसे करीब पूछा जाएगा तो आपका आएगा सन। सन का जो साइज है बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? हमारी अर्थ के डायमीटर के 100 गुना बड़ा है उसका डायमीटर। 100 गुना बढ़ेगा मतलब समझ रहे हो? हमें इतना बड़ा सन दिखता है, एक्चुअल में अगर उसके हम पास चले जाएंगे तो असल में तो हम एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बट फिर भी हाइपोथेटिकली हम उस पास जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? देखो, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, लाइक ये सन है और ये कहीं अर्थ है, इनके बीच का डिस्टेंस है करीब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर को हिंदी में हम बोलेंगे 15 करोड़ किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है। इसी को ही बोला जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बड़ी बड़ी, क्योंकि अब वहाँ किलोमीटर में थोड़ी मापेंगे हम कि भाई हाँ नेपच्यून इतने किलोमीटर दूर है, नहीं, वहाँ हमें बड़ी कोई डिस्टेंस की यूनिट चाहिए, तो हमने एक डिस्टेंस की यूनिट बनाई है भाई, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल दिया, जिसकी वैल्यू है 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो आगे हम और भी जितनी भी हम डिस्टेंस मापेंगे हमारे स्पेस में, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही मापते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हिंदी में सूर्य बोलते हैं और हम उसको पूजते हैं। जैसे मैंने पुरानी अपने क्लासेस में बताया कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है कि हम हर चीज़ को नमस्कार करते हैं, जो चीज़ भी हमें कुछ भी प्रोवाइड करता है, लाइक नदियाँ पानी दे रही हैं, फॉरेस्ट हमें छाँव, पत्ते, लकड़ी, फल सब कुछ दे रहे हैं, तो उनको भी हम पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं। तो ऐसे सन को भी हम पूजते हैं, इवन अर्घ्य देते हैं जब भी हम नदी में कहीं नहाने जाते हैं तो। ठीक है, तो क्योंकि भाई सब कुछ कहाँ से हो रहा है? सन की वजह से हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ है, वो क्लाइमेट के लिए, सीजन के लिए, वेदर, वाटर साइकिल, विंड, सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है अर्थ पे? वो है आपका सन। ठीक, तो यहाँ पे आप और चीज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा देखो, तारे क्या होते हैं? तारे दिन में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रात रात को ही होते हैं तारे, भाई रात को निकलते हैं और दिन में छिप जाते हैं। तारे हमेशा होते हैं, लेकिन हमारे सन की लाइट इतनी ज़्यादा, इतनी ब्राइट है कि हम उसकी रोशनी में अगर अंधेरे में, सॉरी, दिन में अगर देखते हैं तो हमें वो बाकी के स्टार्स नज़र नहीं आते हैं। अब बाकी बात करते हैं। अच्छा, अब आई बात नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन। आफ्टर सन की बात हो रही है, तो दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। और कितनी दूर है वो? 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब जितना अर्थ का और सन का डिस्टेंस है ना, उसका इतने गुना, 2,69,000 गुना दूर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, मतलब नेक्स्ट स्टार। मतलब भाई अपने मतलब की बात ही नहीं है, इतनी ज़्यादा दूर है वो। ठीक है, लेकिन हम ये देखो कि हमारे साइंटिस्ट ने उस डिस्टेंस को भी माप लिया है। अच्छा,
अब बात करते हैं, अगर सन के आस चारों तरफ अगर कोई भी चक्कर लगाए उसको बोलते हैं एक रेवोल्यूशन, मतलब परिक्रमा बोलते हैं। अब परिक्रमा से हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? प्लैनेट्स के बारे में, जो ग्रह हैं हमारे उनके बारे में बात करेंगे। तो ग्रह होते क्या हैं भाई? लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आगे आप बोलोगे कि और बहुत सारी चीजें सन के अराउंड घूमती हैं, तो उनके बारे में भी बताएंगे, बट अभी के लिए क्या है, प्लैनेट वही है जो बड़ी होते हैं साइज में। ठीक है। अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसको हम एक रेफरेंस मान रहे हैं, जो कि 1 साल में कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपके दूसरे प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब सन के साथ साथ, सन के चारों तरफ घूमने के साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी, जैसे दिस इज अर्थ फॉर एग्जांपल, ये ऐसे टेढ़ी एक्सिस होती है, तो ये अपनी एक्सिस पे भी घूमती रहती है। अर्थ अपनी एक्सिस पे भी, वो सन के चारों तरफ तो घूमती ही घूमती है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और जो वन फुल रोटेशन है वो 24 घंटे में पूरा होता है, जिसको हम अपनी घड़ी में ऐसे ही करते हैं कि जैसे 12 घंटे हमारी घड़ी में होते हैं, तो 12 घंटे दिन के होते हैं, 12 घंटे रात के होते हैं, तो उसमें एक दिन रात कंप्लीट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड वन रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है। ऐसे ही भाई सभी जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं और साथ के साथ आपके सन के चारों तरफ भी ऐसे चक्कर लगाते हैं। अच्छा, दिस पिक्चर इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बहुत अलग अलग डिस्टेंस है आपका, अलग अलग प्लैनेट्स का, और अलग अलग आपका पाथ देखने को मिलेगा, बट वो आपस में कभी काटेंगे नहीं इस पाथ को। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा सन है। पहला हमारा जो प्लैनेट है वो मरकरी, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं, फिर वीनस शुक्र बोलते हैं, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। तो ये है आपके 8 प्लैनेट। कितने प्लैनेट हुए? 8। अब बात करते हैं यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे होती है? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इसको हिंदी में। एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको देखने को मिलेगी, ये मार्स का जो बेल्ट रेवोल्यूशन है, पाथ है, और ये आपका जुपिटर का है, तो उसके बीच में जो बेल्ट होती है वो बोली जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब एस्ट्रॉयड के बारे में भी जानेंगे, क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। ठीक। अभी आप देखो भाई, 4 इनर प्लैनेट है, वो आपको मैंने बता दिया, वो बहुत छोटे साइज के हैं, और जो बाहर के जो प्लैनेट हैं वो बड़े साइज के हैं। जो अंदर वाले प्लैनेट हैं वो सॉलिड सरफेस से बने हुए हैं, क्योंकि उसमें रॉक्स है, और जो बाहर के प्लैनेट हैं वो आपके गैसियस मटेरियल से मिलके बने हैं, तो वो हल्के होते हैं। ठीक है भाई। पुराने टाइम में भाई इनके ये नाम होते थे, मैंने अभी बता ही दिया आपको। ठीक। अब वीनस की बात हो रही है। वीनस मतलब शुक्र ग्रह की बात हो रही है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में बताऊं तो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक्चुअल में ये स्टार नहीं है, फिर भी इसको स्टार बोला जाता है। ऐसा इसलिए, जैसे हमारे और भी सितारे रात को चमकते हैं, ऐसे ही रात को और शाम को, मतलब सॉरी, सुबह में, बिल्कुल सुबह में और बिल्कुल शाम में अगर आप देखोगे तो आपको ये चमकता हुआ नजर आएगा, वो सितारे जैसा चमकता नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में दैट इज वीनस प्लैनेट। ऐसे ही आपका मार्स है, मंगल ग्रह है, वो थोड़ा लाल दिखाई देता है, उसकी जो अपीयरेंस है थोड़ी रेड है, तो उसको बोला जाता है रेड प्लैनेट। अब रेड प्लैनेट कैसे क्यों दिखता है? क्योंकि जो सॉइल है मार्स पे वो थोड़ा रेडिश कलर में है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है, सन का जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रात को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए थोड़ा रेड नजर आता है। अब हमारे जो अर्थ है उस पे अभी हमने बात करी पिछले चैप्टर्स में कि जो 70% के आसपास जो स्पेस है, जो एरिया है, वो पानी ने कवर कर रखा है, तो ज्यादातर पानी ही नजर आता है स्पेस से, तो इसलिए हमारी, और पानी कैसा दिखता है? ब्लू। तो इसलिए हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से ब्लू नजर आती है, और इसलिए अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लेनेट। अब बाहर के 4 जो आपके आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं उनकी बता देते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत बड़े हैं साइज में अर्थ के कंपैरिजन, लेकिन ज्यादातर वो बने हुए हैं गैस से। जाइंट गैसियस प्लैनेट इनको बोला जाता है, और कईयों में फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी उनके चारों तरफ देखने को मिलेंगे, जो कि आपके डस्ट पार्टिकल और थोड़ा बहुत जो रॉकी मटेरियल उससे बने होते हैं। और जो शनि है, मतलब लाइक सैटर्न है, उसके चारों तरफ तो आपको बहुत अच्छे से रिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये प्लैनेट कहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं? या एनर्जी लेते हैं सन से। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे वीनस की बात कर लेते हैं। वीनस अगर गर्मी के हिसाब से देखा जाए, हीट के हिसाब से, तो दूसरे नंबर पे आता है, मतलब पोजीशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन गर्मी के हिसाब से कि भाई कितना गर्म है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है, वो आपका मरकरी से भी ज़्यादा है, क्योंकि मरकरी पहले बिल्कुल पास में है सन के।
फिर भी वो इतना हॉट नहीं है जितना वीनस है, क्योंकि वीनस पे एक ऐसा मतलब मीथेन है मेरे हिसाब से, मीथेन गैस है वहाँ पे जो कि एक एटमॉस्फेयर सा क्रिएट करती है, और वो आपकी जो हीट आती है ना उसको ट्रैप कर लेती है, और ट्रैप्ड हीट की वजह से आपको पता ही है, आगे कभी फ्यूचर जो भी क्लासेस होंगी मैं बताऊंगा, तो वो जो हीट ट्रैप होती है ना तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ऐसे ही वहाँ पे हीट ट्रैप होने की वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो वो ज़्यादा गर्म है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लूटो की। पहले नो प्लैनेट बोले जाते थे 2006 से पहले, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसकी अभी हमें पहले भी बात करी है अभी इसी चैप्टर में, उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स रिडिफाइन करे कि भाई ये प्लैनेट्स के लिए ज़रूरी है, तो उसमें पाया गया कि जो प्लूटो है उसको प्लैनेट नहीं बोला जा सकता, उसको बोला जाएगा ड्वार्फ प्लैनेट, इसीलिए घट के 9 से इनकी संख्या 8 हो गई है। ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं जैसे वीनस है। वीनस भाई बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, जो कि बहुत आपको इजीली आपको स्काई में नजर आ जाएगा। मरकरी, मार्स और जुपिटर, सैटर्न की अगर बात करें, वो भी आपको नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, जैसे वीनस देखा जा सकता है। बाकी नेपच्यून एंड यूरेनस बहुत दूर हैं तो इसलिए नजर नहीं आते, लेकिन इनको देखा जा सकता है। ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा आपको प्लैनेट है या कुछ भी है सोलर सिस्टम में, कुछ भी अवेलेबल है, वो चीज़ हम नेकेड आई से देख सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत दूर दूर तक हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो किसकी हेल्प से देख सकते हैं? तो टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम बहुत दूर तक के जो भी आपके हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, उनको देख सकते हैं। ठीक। तो टेलीस्कोप अलग अलग जगह रखा जाता है, प्लेनेटेरियम होते हैं वहाँ पे पीरियोडिकली, ये मतलब टूर्स डिफाइन रहते हैं कि वहाँ जाओ और आप इंजॉय करो नाइट स्काई को। ठीक है। अब नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट होता है जैसे एक तरीके से भाई आपको मून बोल सकते हैं, जैसे हमारे मून को तो हम मून ही बोलते हैं, वहीं से इसका एक रेफरेंस नेम निकल के आया है। ठीक है। और सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं मैं भूल गया अभी, बट एक तरीके से इसका नाम मून ही रखा जाता है कि भाई मार्स के कितने मून हैं, सैटर्न के कितने हैं, जुपिटर के कितने हैं, तो वो रेफरेंस वहीं से आया है। जैसे अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास तो भाई साहब पता नहीं कितने ही मून्स हैं। ओके। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट भाई जो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाए, जैसे ये अर्थ है और ये मून है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा, तो ये सैटेलाइट हो गया अर्थ का। ऐसे ही अर्थ रिवोल्यूशन कर रही है सन के, तो अर्थ एक तरीके से कहा जा सकता है कि सैटेलाइट है सन का। ठीक। अब एग्जैक्टली हमारे मून की हम बात करें तो भाई मून 27 दिन लेता है एक रेवोल्यूशन अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट करने के लिए। हमारे बिल्कुल सबसे जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है स्पेस में अर्थ के, वो मून ही है। उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी कोशिश जारी है, उसके रिसर्च कर रहे हैं। अभी हम चंद्रयान के आगे बात करेंगे, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल रहे होंगे गड्ढे से, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ठीक है, दूर से पिक्चर लिया हुआ है। तो ये क्या इनको बोलते हैं? क्रेटर्स। ये क्रेटर्स कैसे बनते हैं? एस्ट्रॉयड या रॉक वगैरह होती हैं जो मून को हिट किया और वहां पे ऐसे इतने बड़े बड़े गड्ढे वहां मून सरफेस पे बना दिए गए। अब अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस कितना है? 3,84,000 किलोमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इमेज ये है, कार्टोसेट करके कोई सैटेलाइट इसरो ने भेजा था, उसने ये मून की कोई पास से पिक्चर ली है, कितनी अच्छी पिक्चर आई है। और ये हमारा चंद्रयान 3 जब बिल्कुल लैंड करने वाला था, तो तब ये पिक्चर्स ली गई हैं जहाँ से क्रेटर्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। ये ऑब्वियसली साउथ पोल के आसपास की बात है मून के, अभी बताएंगे चंद्रयान के बारे में भी। ठीक है। इंडिया ने भाई अभी तक मून को स्टडी करने के लिए 3 मिशन भेजे हैं। ठीक। पहला मिशन था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 भेजा था 2008 में। फिर दूसरा मिशन था चंद्रयान 2 2019 में, जो कि बिल्कुल 2 किलोमीटर ऊपर, सॉफ्ट लैंडिंग से 2 किलोमीटर ऊपर ही वो पता नहीं एकदम से कनेक्शन टूट गया था। इवन मैंने लाइव देखा था वो रात को बैठ के इसकी लैंडिंग, लेकिन वो पता नहीं कनेक्शन टूटने की वजह से नीचे विक्रम लैंडर नीचे गिर गया था और फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी, तो तीसरा मिशन फिर लॉन्च करा गया, चंद्रयान 3, जो कि आपका जुलाई 2023 में मतलब भेजा गया था। और उसकी जो लैंडिंग होनी थी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, ये भी मैंने लाइव देखा था।
23 अगस्त 2023 को उसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करी। पिछली बार की गलतियों से हमारे साइंटिस्ट ने सबक लिया और अब की बार सक्सेसफुली वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई, वो भी कहां पर, मून के उस पॉइंट पर जहां पर अभी तक किसी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाई। इवन आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगी कि विक्रम लैंडर के अंदर से फिर गेट खुलता है और प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे निकलता है, उस पर भी कैमरे लगे हुए हैं और वो अपने 14 दिन तक, जब तक सन उस सरफेस पे अपनी रोशनी डाल रहा था, तब तक वो सोलर एनर्जी से चल रहा था। जैसे ही वो जैसे रेवोल्यूशन डिफरेंट स्टेज पे आया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि सोलर जो एनर्जी से चलने वाला हमारा प्रज्ञान रोवर था उसने काम करना बंद कर दिया हमेशा के लिए, और वो जहाँ था आखिरी में वहीं पे वो ठहर गया। कोशिश थी हमारी साइंटिस्ट की उसको आगे फर्दर मतलब जीवित किया जा सके, लेकिन नहीं किया जा सका। अब जब जिस दिन 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाद में आके 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के का मतलब दिन घोषित कर दिया। अब हमसे कोई पूछे कि नेशनल स्पेस डे किस दिन होता है तो आप बताएंगे 23 अगस्त को होता है। और अब आगे हम प्लान कर रहे हैं चंद्रयान 4, जिसमें कि हम चाहते हैं, हमारा एम है कि हम जो वहाँ की मिट्टी है उसको वापस लेके आए, रॉक सैंपल्स हैं मून के ऊपर उसको स्टडी करने के लिए वापस लेके आए, पानी की उस वहाँ पे प्रेजेंस है या नहीं है वो भी हम वहाँ पे देखेंगे। अब बात करते हैं हम एस्ट्रॉइड, जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। वो क्या है, वो भी एक तरीके से मतलब थोड़े स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, रॉकी मटेरियल, इरेगुलर इन शेप है। बाकी सन और आपके प्लैनेट्स तो स्फेरिकल हैं, लेकिन जो आपके एस्ट्रॉइड है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके गोल हैं, चकोर हैं या किसी और शेप के हैं, किसी भी तरह के शेप के हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड। भाई उनका जो पाथ है मेनली मैंने अभी ऊपर बताया, एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स हैं आपके वो विजिटर्स जो कि बाहरी रीजन से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हुए हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी टेल होती है, इसलिए उनको कॉमेट्स बोला जाता है। और भाई वो किस चीज़ के बने होते हैं? डस्ट, गैसेस, रॉक्स, आइस। अब जब भी वो सन के आसपास कहीं आते हैं तो आइस क्या है, इवापोरेट होने लगती है, क्योंकि सन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत हीट है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की आइस को एकदम से मतलब पिघला के ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्ट उसको इवेपोरेट कर देता है। तो जो इवेपोरेशन होता है वो एक तरीके से टेल नजर आती है हमें दूर से कि भाई हाँ ये टेल है, वो उस वजह से होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं, लाइक ये इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये इवेपोरेशन हो रहा है, इसीलिए टेल नजर आ रही है आपको। ठीक है, दिस इज द टेल ऑफ द कॉमेट। भाई आपने कॉमेट्स के बाद देख लिया होगा कि भाई अलग अलग कॉमेट्स हैं। कुछ कॉमेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम से बच के भी निकल जाते हैं, कुछ बिल्कुल इवेपोरेट हो जाते हैं, कुछ कहीं पे पीरियोडिकली आते रहते हैं कॉमेट्स की भाई हाँ, जैसे हेली कॉमेट है, ये हर 76 साल में 76 ईयर्स में आता है। लास्ट टाइम 1986 में आया था, अब इसमें 76 ईयर्स जोड़ लो, शायद 62 बनता है, 2062, उसमें फिर से ये देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम तब तक जीवित रहे तो मुझे उम्मीद है कि हम ये ज़रूर देखेंगे। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारे सोलर सिस्टम में क्या सन है, 8 प्लैनेट हैं, उनके मून्स हैं और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, तो ये मिलके क्या बनाते हैं आपका सोलर सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये कॉमेट्स को हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु, संस्कृत लैंग्वेज से ये शब्द आया है। बाकी पहले कहावत होती थी कि जिसको भी कॉमेट दिखा तो भाई वो बैड लक लेके आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर लेते हैं। एक गैलेक्सी में पता नहीं बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, एक स्टार में ही सोलर सिस्टम बन गया, और देख लो एक गैलेक्सी में बिलियंस आपके स्टार देखने को मिलेंगे। और जो ये है, ये आपके लद्दाख की किसी प्लेस से लिया गया है फोटो, उसमें ये इतने सारे स्टार्स हैं, छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक, ये आकाश गंगा की तरह दिख रही है, बिल्कुल एक सब फ्लो पाथ है। ठीक, तो हमारी जो वो गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। अच्छा, और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, तो इसके बारे में हम कभी आगे पढ़ेंगे, बट दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। बट एक चीज़ और आपको बता देता हूँ लास्ट में, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी, ये जैसे आपको यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे नजर आ रही है, और ये जगह कौन सी है? ये आपकी जगह है लद्दाख।
ठीक है। लद्दाख में कौन सी जगह है? ये हनले, हनले करके गांव है, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, आपकी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सिचुएट बनाई गई है, जो कि हाईएस्ट पीक है, दिगपा रास्तारी माउंटेन रेंज है, ठीक। और जो पीक है उसको अभी रीनेम कर दिया गया माउंट सरस्वती। तो बहुत सारे वहाँ पे ऐसे ऐसे आपको ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप लगे हुए मिलेंगे। और जो एक टेलीस्कोप उसका नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, और ये चंद्रा किसके ऊपर नेम्ड है? ये है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि उनको नोबेल प्राइज हम मिला है, और ये इंडियन हमारे एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, ठीक। तो उनके नाम से एक टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट लोकेशंस इन द वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी है, तो बहुत ही अच्छी है। कभी आपको वहाँ जाने का मौका मिले तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसको भाई नोटिफाई करा गया है हनले डार्क स्काई रिजर्व 2022 में। और ये रिजर्व क्या है, पब्लिक के लिए थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपना जो नाइट स्काई है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मुझे पता है काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेकिन आपने अगर मेरे साथ यहाँ तक किस जो सफ़र किया है तो आपको पता चला होगा कि हर चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट थी। हर एक लाइन में कुछ ना कुछ फैक्ट छुपा हुआ था, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। चलो कोई नहीं, भले ही लंबी वीडियो हो, तो हमारी यहाँ 6th क्लास की साइंस यहीं ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट 7th क्लास की साइंस शुरू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि भाई सब्जेक्ट वाइज हम आगे बढ़ें, और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, सब्जेक्ट वाइज आप ऐसे अगर पढ़ोगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक दिन आप मुझे धन्यवाद करेंगे, ठीक है। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।